हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग कोर्स 502 में सेकंड ब्लॉक आज हमारा फिनिश हो जाएगा यूनिट 8 के साथ। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से थर्ड ब्लॉक जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग लर्निंग एक्टिविटीज की। जो भी चीजें आपको सिखाई जाती हैं तो वो कैसे प्लान की जानी चाहिए। मतलब बीइंग अ स्टूडेंट आपको ये देखना है, अभी तो आप स्टूडेंट ही हैं डेफिनेटली, सो बीइंग अ स्टूडेंट आपको ये देखना है कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जा रहा है, और बीइंग अ टीचर आपको ये देखना है कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। ओके, तो आपको जब भी कोई आप एक्टिविटी प्लान करते हैं तो किन किन चीजों को आप मद्देनजर रखेंगे और कैसे प्लान करेंगे। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। जब भी आप प्लान की बात करते हैं तो आप लर्निंग एक्टिविटी की प्लानिंग की बात कर रहे हैं। सो लर्निंग एक्टिविटीज जो है वो यूजुअली दो तरीके की हम पढ़ते हैं, एक रहेगा स्कॉलिस्टिक और एक रहेगा नॉन स्कॉलिस्टिक। स्कॉलिस्टिक को हम क्या बोल देते हैं, करिकुलर एक्टिविटीज भी बोल देते हैं, और नॉन स्कॉलिस्टिक को नॉन करिकुलर एक्टिविटीज। ओके, सो पहले ये देख लेते हैं कि ये दोनों टाइप की एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है। सो सबसे पहले है करिकुलर एक्टिविटीज या स्कॉलिस्टिक। स्कॉलिस्टिक मतलब एक तरीके से पढ़ाई से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे। ओके, करिकुलम से रिलेटेड बात हो रही है, करिकुलर एक्टिविटीज। सो ये जो भी एक्टिविटीज होंगी ये क्लासरूम तक सीमित रहेंगी, जिसमें हम सारी चीजें करेंगे कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, जैसे हमने टीच किया बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया, एग्जाम कंडक्ट करवाए डिफरेंट टाइम पे, चाहे वो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हो या समेटिव इवेल्युएशन हो। हमने इवेल्युएट किया लर्नर की परफॉर्मेंस को कि उसने कितना सीखा, फिर हमने प्रोग्रेस कार्ड बना के दिया। सो ये जो पढ़ाई वाला काम हो रहा है ये स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज है, करिकुलम से रिलेटेड है ये, तो करिकुलर एक्टिविटीज भी इनको बोलते हैं। ओके, दीज करिकुलर एक्टिविटीज आर स्ट्रिक्टली एज पर द प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम। तो ये करिकुलम से रिलेटेड रहेंगी, सबके लिए कंपल्सरी रहेंगी, सभी स्टूडेंट्स के लिए, और एक इनके लिए इनको कंप्लीट करने के लिए एक फॉर्मल टाइम टेबल बनाया जाएगा। जैसे हमारे क्लासरूम में टाइम टेबल होता है ना कि भाई पहला लेक्चर हिंदी का होगा, दूसरा इंग्लिश का होगा, मैथ्स का होगा, साइंस का होगा, तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे फॉर्मल टाइम टेबल देखने को मिलेगा। को करिकुलर एक्टिविटीज और नॉन स्कॉलिस्टिक या फिर को स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज जो हैं वो क्या रहेंगी, इससे मतलब होता है इससे थोड़ा अलग। वहां पे हम सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात कर रहे थे। सो एक्टिविटीज, ओके, ये कॉलम 1 कॉलम 2 इन्होंने दे रखा था जिसमें इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है, आपको लिखनी है चीजें। सो एक्टिविटीज जैसे गेम्स हो गए, स्पोर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, डांस, ड्रामा, डिबेट, जो जो और भी बाहर की चीजें हैं, चाहे आप घुमाने लेके गए बच्चों को, एजुकेशनल टूर पे लेके गए, उनको कुछ सिखाने के लिए किसी डिबेट कॉम्पिटिशन में लेके गए, किसी फेस्टिवल में लेके गए, तो वो सारी चीजें जो कि कंपल्सरी नहीं है सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, जैसे आपने मान लो पिकनिक अरेंज की है, सो पिकनिक बच्चे वो ऑब्वियसली उनको पैसे देने पड़ेंगे कुछ एक, और वो पैसे पेरेंट्स से मांगेंगे, या तो हो सकता है पैसे की वजह से वो मना कर दें, या पेरेंट्स बहुत बार बहुत सारे कंसर्न्स की वजह से, जैसे मान लो लड़की है तो भाई लड़की सेफ रहनी चाहिए हमारी, तो वो घर पे ही रखते हैं वाली सिचुएशन। सो पॉइंट ये है कि बहुत सारी सिचुएशन की वजह से इनमें अगर बच्चे ने पार्ट नहीं भी लिया तो ठीक है, मतलब कंपल्सरी नहीं है ये। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरीके की एक्टिविटीज में इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब एबिलिटी के अनुसार, कि अब किसी को डांस आता है तभी तो वो डांस में पार्टिसिपेट करेंगे ना। सो अपनी एबिलिटी, इंटरेस्ट और चॉइस के बेसिस पे जो है इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया जाता है। इनको एग्जामिन नहीं किया जाता जैसे एकेडमिक सब्जेक्ट्स को किया जाता है। ओके, इसीलिए इनको को करिकुलर बोला जाता है, यानी ये डायरेक्टली करिकुलम में मेंशन नहीं होती। ओके, को स्कॉलिस्टिक यानी उनके साथ साथ ये चीजें चल रही हैं, को है। ठीक है, जैसे हम बोल देते हैं ना कोऑर्डिनेट, कोऑपरेट, को मतलब बेसिकली साथ साथ। सो करिकुलम के साथ साथ वाली चीजें हैं बट डायरेक्टली मेंशन नहीं है वहां पे। ओके, और इसीलिए इन एक्टिविटीज के लिए कभी हमेशा जो है वो फॉलो अ फॉर्मल या रिजिड टाइम टेबल वाली सिचुएशन नहीं होती कि आपको, जैसे हमने स्कॉलिस्टिक या जो करिकुलर एक्टिविटीज थी उनके लिए बात की कि एक टाइम टेबल होगा और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है हमारी क्लासेस होंगी, हम इवेल्युएट करेंगे, पढ़ाएंगे वगैरह वगैरह। बट यहाँ पर जरूरी नहीं है कि कोई फॉर्मल और रिजिड टाइम टेबल जिसको फॉलो करना ही है ऐसा कुछ हो, तो ये को करिकुलर हो जाएंगी। अब किस किस तरीके की को करिकुलर एक्टिविटीज हो सकती हैं और वो किस चीज में हेल्प करेंगी। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट में, अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट चाह रहे हैं, दैट मीन्स क्या पर्पस है हमारा, हम चाह रहे हैं कि हम ऐसी एक्टिविटीज करवाएं जो फैसिलिटेट करें नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी या डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी हैबिट्स, साउंड फिजिकल हेल्थ एंड फिटनेस।
सो फिजिकल लेवल पे आप अगर बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ध्यान रखना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके की एक्टिविटीज करवा सकते हैं, जैसे आउटडोर और इंडोर गेम्स आपने खिलवा लिए, स्पोर्ट्स में कोई स्पोर्ट्स डे मना लिया, ठीक है, एथलेटिक इवेंट करवा लिए, गार्डनिंग करवा ली, जिसमें बच्चा जो है वो फिजिकली इन्वॉल्व रहे। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट के लिए आप इस तरीके की को करिकुलर एक्टिविटीज करवा सकते हैं। मोटर डेवलपमेंट में क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन आ जाएगा, मसल्स का, नर्व्स का, एक एस्थेटिक टेस्ट और सेंसिबिलिटी की डेवलपमेंट के लिए हम मोटर डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। और मोटर डेवलपमेंट मतलब आपकी कोऑर्डिनेशन हो रहा है मसल्स का, जैसे आपने क्ले मोल्डिंग जो है वो मॉडलिंग करवाई, ठीक है, मोल्ड भी बोल देते हैं कई बार। देन बास्केट मेकिंग, जो टोकरियां बनाते हैं वो सिखा दिया, टॉय मेकिंग सिखा दिया। तो ये कई बार आपने देखा होगा ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम्स जैसे दिया डेकोरेशन। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स हर एक स्कूल में कुछ ना कुछ लेवल पे होते ही रहते हैं। सो वो मोटर डेवलपमेंट की एक्टिविटीज इसके अंदर आएंगी, ठीक है। ये स्कूल आएगा जी, आई थिंक मिस हो गया, ऊपर वाले में भी मिस हो गया है ना, तो ये स्कूल कर लीजिएगा, एक्टिविटीज इन स्कूल। देन है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए हम लैंग्वेज स्किल, स्पीच, थॉट एंड एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, इन सब चीजों को डेवलप करना चाह रहे हैं। इनके लिए हम क्या करेंगे, हम डिबेट रखवा सकते हैं, स्टोरी या ऐसे राइटिंग रखवा सकते हैं, रिसाइटेशन रखवा सकते हैं, वॉल एंड स्कूल मैगजीन। तो बेसिकली स्कूल या वॉल मैगजीन के लिए कई बार जैसे होता है ना, एक बोर्ड लगा होता है जहां पे, या हाउसेज के बोर्ड लगे होते हैं जहां पे आपको कुछ ना कुछ अपने हाउस के बच्चों से कलेक्ट करके वहां पे पेस्ट करना होता है। कितना बढ़िया चीजें आप पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो वो वॉल या स्कूल मैगजीन के लिए आप कोई एक्टिविटीज करवा सकते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग करवा सकते हैं। जैसे वो होता है ना, यूजुअली पहले तो होता था, मुझे नहीं पता अब का क्या हाल है, बट अब की ज्यादा ही होना चाहिए। अब तो जब मैं स्कूल में थी तब क्या होता था कि वो एक बोर्ड के ऊपर हाईलाइट्स ऑफ द न्यूज लिखवाई जाती थी और उसके बाद वही न्यूज जो है वो पढ़ के भी सुनाई जाती थी असेंबली के अंदर, ठीक है। कुछ ना कुछ नई चीज डेली, कुछ ना कुछ नया होता था। सो वो लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट, तो एस्थेटिक मतलब एक तरीके से कोई स्किल डेवलप हो रही है यहाँ पे, जैसे म्यूजिक हो गया, आर्ट से रिलेटेड यूजुअली माना जाता है एस्थेटिक, ब्यूटी और आर्ट से रिलेटेड। सो म्यूजिक हो गया, डांस, एक्टिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, फ्लावर फेस्टिवल, एग्जीबिशन, स्कूल डेकोरेशन, फोक सॉन्ग्स। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज जब आप कराएंगे सो आप क्या डेवलप कर रहे हैं, उनमें कल्चरल हेरिटेज और ट्रेडिशन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहे हैं आप। जैसे आपने कोई फोक डांस रखवाया, कोई फोक सॉन्ग का कॉम्पिटिशन रखवाया, सो पहले वो पढ़ेंगे ना बच्चे उसके बारे में जाके, या टीचर उनको बताएगा, फिर जाके वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनको एक कल्चर की और ट्रेडिशन की जो है अहमियत पता चलेगी और समझ आएगी कि क्यों ये चीजें करवाई जाती थी। ओके, फेमिलियर विद कल्चरल एलिमेंट्स एंड इथोस, तो इथो एथिक्स या पहले कल्चरल एलिमेंट्स क्या क्या होते थे उनसे फेमिलियर करवाना, कल्चरल टेस्ट डेवलप करना, कल्चर के रिलेटेड अवेयरनेस और इंटरेस्ट पैदा करना, एस्थेटिक की सेंसिबिलिटी, यानी आपको पता हो कि किसमें क्या चीजें हो रही हैं तो वो एक सेंस डेवलप करना। जैसे वो होता है ना कि हम बोल देते हैं इसको म्यूजिक की सेंस है, तो वो एक एस्थेटिक सेंसिबिलिटी उसके अंदर है। सो ये सारी चीजें हम कल्चरल डेवलपमेंट और एस्थेटिक डेवलपमेंट के लिए करते हैं। ऐसे ही सिविक डेवलपमेंट के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पे कंडक्ट करवा सकते हैं। सिविक डेवलपमेंट में क्या होगा, एक्विजिशन ऑफ हाई रिच एक्सपीरियंसेस ऑफ सिविक लाइफ। सिविक यूजुअली वो होता है ना, शहर, गांव, इस तरीके से कोई भी पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, तो उसमें लाइफ कैसी है, उसमें क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, सो वो सब बच्चे को एक्वायर करवाना, ठीक है। एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ लिविंग के बारे में उसको समझाना कि इसका मतलब क्या होता है, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन, अपने राइट्स के बारे में समझाना कि अच्छा फंडामेंटल राइट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ड्यूटीज, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज एग्जिस्ट करती हैं, सो उन सब के बारे में उनको समझाना। सिविक ट्रेनिंग देना कि कैसे जो है समाज में बिहेव करना है, डेवलपमेंट करना किसका, करेज, कर्टसी और मैनरिज्म। तो एक मैनर होना चाहिए, हम बोलते हैं ना बड़ों से बात करने का एक तरीका होना चाहिए, छोटों से एक प्यार से बात कीजिए, बड़ों से रिस्पेक्ट से बात कीजिए। सो वो मैनर्स जो हैं और एक पर्टिकुलरली सोसाइटी में आपको किस तरीके से रहना है वो सिखाना है। अब वो सिखाना है तो हम सेलिब्रेट करवा सकते हैं सोशल फेस्टिवल्स को, नेशनल डेज सेलिब्रेट करवा सकते हैं, स्कूल में फेस्टिवल्स अरेंज करवा सकते हैं, स्टूडेंट सेल्फ गवर्नमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे वो होता है ना हेड बॉय हेड गर्ल बनते हैं, और तो वो एक तरीके से स्कूल लेवल पे गवर्नमेंट ही हो गई ना कि उसको कोई दिक्कत हो रही है तो वो अपने हाउस कैप्टन को या स्कूल में हेड बॉय हेड गर्ल को बता रहे हैं जाके कुछ, ठीक है। मॉक पार्लियामेंट, मॉक कोर्ट, रनिंग ऑफ कोऑपरेटिव स्टोर इन स्कूल, सो बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर करवा सकते हैं जो कि बच्चे के सिविक डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे।
ओके। सोशल डेवलपमेंट में हेल्प के लिए हम क्या कर सकते हैं, सोशल में हम चाह रहे हैं कि सोशलाइजेशन फैसिलिटेट हो बच्चे की, उसको सोशल मतलब कैसे रहना है सोसाइटी में, आर्ट ऑफ सोशल लिविंग आए, शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए कि आप कैसे टीम वर्क में काम करेंगे, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हों, अपने ग्रुप और नेशन के प्रति आप लॉयल रहें। तो क्योंकि आप टीम में काम कर रहे हैं तो अगर आप टीम के लिए लॉयल है तभी तो आपको समझ आएगा कि आप जिस देश में जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसके प्रति लॉयल रहें। ठीक है, रेंडरिंग ऑफ सोशल सर्विसेज, सो ये सब चीजें हम कैसे करवा सकते हैं, ये हम मॉर्निंग असेंबली के थ्रू करवा सकते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी बना सकते हैं, फॉरेस्ट एड करवा सकते हैं, विलेज में सर्वे करवा सकते हैं, क्लीनलीनेस वर्क करवा सकते हैं, एनएसएस एनसीसी, ये सारी की सारी चीजों के थ्रू हम सोशल डेवलपमेंट बच्चे का करवा सकते हैं। कोई भी अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू भी हम चीजें करवा सकते हैं। ओके, सो ये हो गया सोशल डेवलपमेंट। अब हॉबी डेवलप करवाना बच्चे की, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हॉबी से क्या होगा कि उनको टाइम मतलब वो वर्दी तरीके से यूज कर पाएंगे जो टाइम उनके पास बचा हुआ है। ठीक है, मेंटल और मोरल हाइजीन के बारे में उनको पता होगा, एक यूथफुल एंथुजियाज्म हमें सपोर्ट करना है, उनके अंदर फोस्टर करना है, भरना है। ठीक है, देन प्रमोशन ऑफ क्रिएटिविटी, मोनोटनी रिड्यूस करना किसी भी एकेडमिक काम में, तो एक हॉबी डेवलप करवाना। अब हॉबी के लिए हम उनको कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी दे सकते हैं, जैसे मान लो हमने कॉइन कलेक्शन, स्टैम्प कलेक्शन, पेन कलेक्शन, तो बहुत सा कोई भी चीज हम उनको दे सकते हैं करने के लिए, कोई ऐसे अलग सी एक्टिविटी जिसकी वजह से उनको समझ आएगा कि इसमें उनका इंटरेस्ट है नहीं है, या इस तरीके की और किस एक्टिविटी में उनका इंटरेस्ट है। तो वो सारी चीजों की वजह से बच्चे के अंदर एक हॉबी डेवलप हो सकती है। ओके, डेवलपमेंट ऑफ आउटलुक, एक नजरिया डेवलप करना कि कैसे आप समझेंगे कॉन्टेक्स्ट, मतलब कोई भी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है उससे रिलेटेड आप कैसे समझेंगे कि अच्छा ये कॉन्टेक्स्ट, कई बार होता है ना कि आप कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे अलग अलग बात का अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है, तो एक कॉन्टेक्चुअल लर्निंग उनके अंदर डेवलप हो, वो उनकी जो भी नॉलेज है, जो एक प्रैक्टिकलिटी है, एक्सपीरियंसेस हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से, उनको ब्रॉड करना। वो आप कैसे कर सकते हैं, आप पिकनिक करवा सकते हैं, म्यूजियम जू ले जा सकते हैं, अलग अलग जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, एजुकेशनल ट्रिप आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो उसकी वजह से बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है को करिकुलर एक्टिविटीज हम स्कूल लेवल पे कंडक्ट कर सकते हैं आराम से। ओके, प्लान कैसे करेंगे, जब भी आप प्लान करेंगे 4 इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होंगी। सबसे पहले तो आपको एक्टिविटी का सिलेक्शन करना है ताकि सबके उसके इंटरेस्ट के बेसिस पे आप जो है एक एक्टिविटी सिलेक्ट करें। टाइम और स्पेस देखें कि उस एक्टिविटी में कितना टाइम चाहिए है, कितना स्पेस चाहिए होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, क्या अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, वो चीज देखनी है। प्रोविजन फॉर मोटिवेशन, डेफिनेटली बच्चे भी मोटिवेटेड हों उसका करने के लिए, और एक प्रोविजन रहे जब भी आप कोई एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं तो एक एडवाइस और फीडबैक जो है आप बच्चों की तरफ से भी लें, क्योंकि अल्टीमेटली करनी तो उनको ही है वो एक्टिविटी। आप तो सिर्फ एक बार समझा देंगे, चीजें करवा देंगे, बट अल्टीमेटली हो तो उनके लिए ही रही है ना, तो उनका इंटरेस्ट और मोटिवेशन बहुत जरूरी है, इसलिए उनसे एडवाइस और फीडबैक लेना भी जरूरी है। ठीक है जी। देन स्कीम ऑफ लेसन इन्होंने बता रखा है इस चैप्टर में, और इस यूनिट के अंदर फर्दर आप देखेंगे तो उन्होंने ईयर प्लान तो नहीं बोला, बट यूनिट प्लान और लेसन प्लान के बारे में चीजें बता रखी है। ये मैंने आपको आई थिंक केवीएस के दौरान करवाया था, तो मैं आपको वही प्लेलिस्ट के अंदर आपके लेक्चर्स ऐड कर दूंगी, उनको देख लीजिएगा। सेम चीज है, दोबारा रिपीट करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, डिटेल में ही करवा रखा है बल्कि मैंने। सो ईयर प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान आप वहां से कर सकते हैं अच्छे से। एक वर्ड आता है लेसन नोट या लेसन डायरी। ओके, तो टीचर्स यूजुअली डायरी लिखते हैं कि उन्होंने आज क्या क्या करवाया, किस तरीके से करवाया, वगैरह वगैरह। सो वही चीज होती है ये लेसन नोट और लेसन डायरी, जहां पे कोई भी डिटेल्ड लेसन प्लान था ना उसको ब्रीफ में रिकॉर्ड किया जाता है कि आपने क्या करवाया। और ये डिटेल्ड लेसन प्लान एक जो टीचर ने बनाया वो बाकी टीचर्स भी उसको देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, खुद का बना सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है होंगी यहाँ पे। तो ये बेसिकली एक ब्रीफ राइट अप होता है जिसमें आपने एक लेक्चर में क्या पढ़ाया, क्या आउटकम निकल के आया, वो सारी चीजें मेंशन इसमें होती हैं। ठीक है, सो आप इसको एक पेज पे लिख सकते हैं, और इसमें यूजुअली क्या क्या मेंशन होता है, डेट मेंशन होती है, क्लास कौन सी क्लास को पढ़ाया, कौन सा लेक्चर था, कौन से पीरियड में पढ़ाया, क्या सब्जेक्ट पढ़ाया और टॉपिक क्या पढ़ाया। स्पेसिफिकली आपने जो पढ़ाया उसके आउटकम्स क्या निकल के आए, आपने कौन कौन सी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का इस्तेमाल किया, स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटीज के लिए आपने क्या करवाया, मेन क्वेश्चंस, फैसिलिटेटिंग टीचिंग एंड असेसमेंट की कौन कौन से क्वेश्चंस थे, जो कि जैसे कई बार हम ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं ना लेसन प्लान में कि आप ये जो है लेक्चर करने के बाद या इतना पढ़ने के बाद बच्चे को ये चीजें आती होंगी। सो वो मेन क्वेश्चंस जो भी आप हैं वो मेंशन कर सकते हैं। टेंटेटिव टाइम, किसी भी मतलब मेजर एक्टिविटी को करने के लिए कितना टाइम लगा वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सो इस तरीके से एक फॉर्मेट आप बना सकते हैं एक लेसन नोट लिखने के लिए, डेट, पीरियड, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक,
और यहाँ पे ब्रीफ आउटलाइन और डिस्कशन कि आपने क्या कंटेंट प्रेजेंट किया, वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे रीजन लिखेंगे। और कोई नया आइडिया आया हो क्लास के दौरान आपको, या आपने कुछ नई चीज करवा के देखी हो जो बाद में भी हेल्पफुल हो बाकी टीचर्स के लिए, सो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी। सो इस तरीके से आप एक्टिविटीज को प्लान करेंगे बढ़िया तरीके से और एक्टिविटीज कंडक्ट करवाएंगे ताकि बच्चों को बेटर तरीके से आप लर्निंग या इफेक्टिव लर्निंग जो है बच्चों को मिल सके। ठीक है जी। सो ये हमारा सेकंड ब्लॉक और 8th यूनिट कंप्लीट हो गई है 502 कोर्स की। This was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning and be consistent in your efforts.